गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है उपभोक्ता की साम्य स्थिति, तटस्थ वक्र विश्लेषण तथा कीमत रेखा के द्वारा। हम ऑर्डिनल अप्रोच कर रहे हैं, क्रमवाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता की साम्य स्थिति या उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन। तो तटस्थ वक्र के बारे में बताया था कि तटस्थ वक्र क्या है। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताने वाला वक्र है जिसके हर संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये आपको बताया जा चुका है। आज हम देखेंगे कि उपभोक्ता की साम्य स्थिति कहाँ होगी। साम्य स्थिति से मतलब है कि दी गई परिस्थिति में एक उपभोक्ता कितनी वस्तुएं लेकर के अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा, क्योंकि उपभोक्ता का उद्देश्य है कि दिए गए साधनों से अपनी संतुष्टि या अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना। तो क्रमवाचक विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के द्वारा समझी जा सकती है। इसके लिए मान्यताएं हमें लेनी होगी। मान्यताओं में पहला है कि उपभोक्ता का एक अधिमान होता है। अधिमान या तटस्थ मानचित्र होता है। उससे मतलब है कि उपभोक्ता अपनी रुचि या पसंद के अनुसार वस्तुओं को अपने प्राथमिकता के क्रम में जचाता है और साधारणतया वह ऊंचे बजट समूह को पसंद करता है, यानी कम वस्तुओं की तुलना में अधिक वस्तुओं को पसंद करता है। इसलिए उपभोक्ता का एक तटस्थ मानचित्र होता है। तटस्थ मानचित्र में कई तटस्थ वक्र रेखाएं होती हैं। दूसरा जो मान्यता है वो ये है कि उपभोक्ता को जितना खर्च करना है वह आय दी हुई होती है। व्यय के लिए आय दी हुई होगी। जितना उसे विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करना होगा उसकी मात्रा एक निश्चित है और दी हुई है। आय की मात्रा स्थिर, जिसे वह खर्च करेगा वह आय कांस्टेंट है या स्थिर है। इसी तरह से उसे बाजार की पूर्ण जानकारी है। ये है एजम्पशंस। एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं उपभोक्ता के साम्य से संबंधित या संतुलन से संबंधित। तीसरा है उपभोक्ता जो है उसको बाजार की पूर्ण जानकारी। पूर्ण जानकारी का मतलब है कि हम ये मानते हैं कि एक उपभोक्ता विवेकशील व्यवहार करता है, जिससे तात्पर्य है कि उसे ये भी मालूम है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत क्या है। उसे ये भी जानकारी है कि कौन सी वस्तुएं बाजार में प्रचलन में है, कौन से बाजार में जो फैशन में है वस्तु। तो उन सब बातों की एक उपभोक्ता को जानकारी है और उसे ये भी जानकारी है कि उसके पास अपने सीमित संसाधन या उसकी आय खर्च करने के लिए कितनी है। नेक्स्ट है, हम ये भी मानते हैं कि वस्तुएं विभाजनीय हैं। वस्तुएं विभाजनीय एवं एक समान है। जो उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त कर रहा है वह उनका विभाजन किया जा सकता है और वो जो वस्तुएं यूज कर रहा है वह समान वस्तु होंगी, तभी एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति हम तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है अगली मान्यता, उपभोक्ता को वस्तु की कीमतों के बारे में जानकारी है। वस्तु की कीमतें जानकारी है और वह कीमत स्थिर मानी गई है। जो दो वस्तुएं उपभोक्ता प्रयोग में ले रहा है उन दोनों वस्तुओं की कीमतें उसे पता है उपभोक्ता को, और जो कीमतें हैं वो स्थिर है। विश्लेषण काल के दौरान कीमतें स्थिर मानी गई हैं। और लास्ट जो मान्यता है वो ये है कि एक उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील व्यवहार होता है। विवेकपूर्ण व्यवहार होना, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण व्यवहार है। इससे ये मतलब है कि एक उपभोक्ता दी गई परिस्थिति में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। तो ये जो मान्यताएं बताई हैं वो अर्थशास्त्री स्टोनियर एवं हेग, स्टोनियर और हेग ने
एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति से संबंधित ये विभिन्न मान्यताएं बताई हैं। अब इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के द्वारा या क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता की साम्य स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये सब मान्यताएं आपने नोट कर ली होंगी। इन मान्यताओं, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तटस्थ वक्र के द्वारा एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति को दिखाइए या दर्शाइए, तो ऐसे में मान्यताओं को आपको लिखना होगा या मान्यताओं के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। जैसा कि आपको बताया गया है कि तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के द्वारा उपभोक्ता की साम्य स्थिति को हम जानेंगे। तो तटस्थ वक्र के बारे में आपको बताया जा चुका है कि तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को बताएगा जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। एक तटस्थ वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो कीमत रेखा क्या है? कीमत रेखा, क्योंकि दोनों का संतुलन जब हम जानेंगे तो दोनों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कीमत रेखा, कीमत रेखा या प्राइस लाइन। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताने वाली रेखा है जिसके हर संयोग पर उपभोक्ता का कुल व्यय उसकी कुल आय के बराबर है। वह अपनी आय को इन दोनों वस्तुओं पर खर्च करेगा। तो एक ऐसी रेखा जिसके हर बिंदु पर उपभोक्ता का कुल व्यय इन दोनों वस्तुओं पर उसकी कुल आय के बराबर होगा, या वह रेखा जो है प्राप्त हो सकने वाले संयोगों की रेखा, या इस कीमत रेखा को अवसर रेखा, प्राप्त हो सकने वाले संयोगों की रेखा, तथा इसे बजट रेखा, बजट रेखा भी कहा जाता है। कीमत रेखा को अवसर रेखा, प्राप्त हो सकने वाले संयोगों की रेखा अथवा बजट रेखा भी कहा जा सकता है। तो ये इसके विभिन्न नाम है कीमत रेखा के। जैसा कि बताया गया है कि यह वह रेखा है जिसके हर बिंदु पर उपभोक्ता का कुल व्यय उसकी कुल आय के बराबर होना चाहिए। इसे हम तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। कीमत रेखा को तालिका द्वारा बताया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में कॉम्बिनेशन, दोनों वस्तुओं का कॉम्बिनेशन, एक में क्वांटिटी ऑफ एक्स, नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी ऑफ वाई। एक में एक्स की मात्रा और दूसरे में वाई की मात्रा को दर्शाया गया है। यदि एक उपभोक्ता की आय को मैं अगर आई से इंडिकेट करूं 20 रुपीज है और एक्स वस्तु की कीमत प्रति इकाई मान लीजिए 1 रुपये है, और वाई वस्तु की कीमत पी वाई, जो कि वाई वस्तु की कीमत मान लीजिए 5 रुपीज। एक इकाई एक्स की 1 रुपए में मिलती है, जबकि एक इकाई वाई की 5 रुपए में मिलती है और उपभोक्ता के पास 20 रुपए खर्च करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में एक संयोग ऐसा बनता है कि वह पूरी की पूरी 20 इकाइयां ले ले। तो ऐसी स्थिति में वाई की मात्रा 0 होगी। बी कॉम्बिनेशन, अगर वह 15 इकाई एक्स की लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह 1 इकाई वाई की लेगा, क्योंकि 15 रुपीज एक्स पर खर्च करेगा और 1 इकाई वाई जिसकी कीमत 5 रुपए है तो 5 रुपए यहाँ खर्च करेगा। टोटल उसका एक्सपेंडिचर 20 रुपीज। हर संयोग पर, ये कॉम्बिनेशन है, हर संयोग पर उसका कुल व्यय उसकी कुल आय उसकी है 20 रुपए के बराबर होगा। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन होगा 5:3, अब अगर वह 0 लेगा एक्स की तो एक्स पर उसे कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर 4 इकाई ले सकता है और 4 इकाई लेकर के वह अपनी कुल आय खर्च कर सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ए बी सी डी ई, ए कॉम्बिनेशन 20 मात्रा एक्स की, 0 मात्रा वाई के साथ कॉम्बिनेशन है, और टोटल एक्सपेंडिचर इसका होगा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 20 रुपीज। यहाँ भी टोटल एक्सपेंडिचर इसको 20 रुपीज। हर जगह आप देखोगे उसका कुल खर्चा 20 रुपए। चाहे लास्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, यहाँ एक्स की 0 मात्रा, यहाँ एक्स पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ रहा, जबकि चारों इकाइयां वह वाई की लेगा तो यहाँ
₹5 प्रति इकाई वाई की कीमत है तो ₹20 यहाँ खर्च करेगा। तो परिभाषा क्या हो गई? कीमत रेखा उन विभिन्न संयोगों को बताने वाली रेखा है। किसके? दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताने वाली रेखा है जिसके हर संयोग पर उपभोक्ता का कुल व्यय उसकी कुल आय के बराबर होता है। तो यह है कीमत रेखा। इसे हम रेखा चित्र के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे यदि OX अक्ष पर आप X की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ X, और OY अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ Y या Y की मात्रा को माप रहे हो, तो Y के हिसाब से आप बनाओगे 0 to 20, 0, ओरिजिन पॉइंट पे मैंने 0 लिखा है, 1, 2, 3 और 4। ये Y की जो मात्रा है 0 to 4 है, तो 1, 2, 3 एंड 4 सेम डिस्टेंस हमने इसका ये पैमाना मान करके ये पॉइंट डाला है। मतलब टोटल वो 4 इकाइयां Y की ले सकता है अपनी कुल आय में यदि X की 0 लेगा, और इसी तरह से X की मैक्सिमम और 20 ले सकता है यदि यहाँ 10, 5, 10, 15 एंड 20। तो ये जो प्राप्त हो सकने वाले संयोग है यहाँ से इनको मिला दिया जाए। ये हमने रेखा एक तरह से बिंदु बना करके प्राप्त की है। एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। जैसे यदि 5x 5 है तो ये है 3, और 0 x अगर 0 है तो ये है 20। x की मात्रा 10 है, सॉरी x 10, then y 2, x 15, y 1। इस तरह से इन विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है यह है कीमत रेखा। अगर मैं यहाँ नाम दे दूं M और इसे नाम N दे दूं तो यहाँ MN कीमत रेखा या प्राइस लाइन है। आप हर जगह देखोगे जहां भी ये A संयोग है, B, C, D और E संयोग, A, B, C, D, E संयोग है। इस हर संयोग पर उपभोक्ता का कुल व्यय उसकी कुल आय के बराबर होगा, जो आपने तालिका में भी देखा है। इस प्रकार कैसे कीमत रेखा का निर्माण होता है, ये आपने तालिका और रेखा चित्र से जाना है। अब ये बताने का प्रयास करूंगी मैं आपको कि किस तरह से इस कीमत रेखा के द्वारा और तटस्थ वक्र के द्वारा उपभोक्ता की साम्य स्थिति होती है। इसके लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त, तटस्थ वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे के स्पर्श करते हुए हो। तटस्थ वक्र और कीमत रेखा स्पर्श करते हुए हो, एक दूसरे का स्पर्श करें। पहली शर्त तो यह है साम्य, उपभोक्ता की साम्य स्थिति के लिए। दूसरी शर्त, तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल स्लोप, ढाल को स्लोप SLOP स्लोप बोलते हैं, ढाल बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। और तीसरा, साम्य बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो। तटस्थ वक्र का साम्य पर उन्नतोदर होना, यह है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये 3 साम्य शर्तों का होना आवश्यक है। जहां ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होंगी वहां तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के द्वारा उपभोक्ता की साम्य स्थिति मानी जाएगी। तो 3 शर्तें होना आवश्यक है। पहली शर्त, तटस्थ वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे के स्पर्श करें।
दूसरा, तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर हो। तीसरा, तटस्थ वक्र जहाँ साम्य होगा वहां पर वह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब हम ये रेखा चित्र के द्वारा देखना चाहेंगे कि एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति कहाँ होगी, कहाँ ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। तो मान्यता आपको बताई दी गई थी कि साम्य के लिए विभिन्न मान्यताओं का होना जरूरी है। एक उपभोक्ता का तटस्थ मानचित्र होगा, तो हम रेखा चित्र के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ एक्स, और ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ वाई लिखा गया है। एक उपभोक्ता के ये कीमत रेखा है। इसे यदि MN, आपने अभी जाना कि किस तरह से कीमत रेखा का निर्माण होता है, तो ये कीमत रेखा है। और एक उपभोक्ता का ये तटस्थ मानचित्र, तटस्थ मानचित्र का मतलब है जहां कई तटस्थ वक्र रेखाएं होती हैं। मान लीजिए IC1, IC2, IC3, IC4, ये IC इंडिफरेंस कर्व, इसको IC शॉर्ट में IC भी कर सकते हैं। एक स्पष्ट करता हुआ तो 4 तटस्थ वक्र इसमें दिखाए गए रेखा चित्र में। MN कीमत रेखा है, ये बताती है कि इसकी कोई सा भी बिंदु, अब मान लीजिए जैसे एक बिंदु यहाँ पर जो कि तटस्थ वक्र कीमत रेखा काट रहे हैं, ए बिंदु यहाँ आप देखिए, यहाँ भी काट रहा है 2, यहाँ स्पर्श कर रहा है 3, ये C, D, E और ये ABCDE। अब ये विभिन्न बिंदु हैं। अगर यह कीमत रेखा नहीं होती तो एक उपभोक्ता, कीमतों का पता नहीं होता, उपभोक्ता को आय के बारे में जानकारी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में वह सबसे ऊपर वाले तटस्थ वक्र यानी F पर रहना पसंद करेगा, क्योंकि सबसे ऊपर वाला तटस्थ वक्र सबसे अधिक वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करता है। नीचे वाला तटस्थ वक्र कम बजट को या कम वस्तु समूह को प्रदर्शित करता है, ऊपर वाला अधिक वस्तु समूह को प्रकट करता है। तो अगर कीमत नहीं की जानकारी नहीं होती तो वह F पर रहना पसंद करता है सबसे ऊपर। लेकिन चूंकि बाध्यता है, उसकी सीमा है कि दोनों वस्तुओं की कीमतों की जानकारी है और उसकी आय है, तो उसकी आय उसे परमिशन नहीं देती कि वह F पर रह सके, इतनी वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सके। तो दी गई आय में और दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए हुए होने पर MN कीमत रेखा प्राप्त होती है, तो वह इसी के भीतर रह सकता है। अब इसके भीतर उसका खर्चा A पर भी उतना ही है, B पर भी उतना ही है, C पर भी, D पर भी, E पर भी, हर जगह उसका कुल व्यय उसकी कुल आय के बराबर है। लेकिन फिर भी उसे चुनाव करना पड़ेगा इन विभिन्न संयोगों के बीच में। किस बात को ध्यान में रखते हुए? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका जो है संतुष्टि अधिकतम हो। ऐसा संयोग जिस संयोग से उससे सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, विवेकशील उपभोक्ता है तो वह वहां रहना पसंद करेगा। उसके लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, तटस्थ वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे के स्पर्श करें। तो आप देख रहे हो A पर तटस्थ वक्र काट रहा है कीमत रेखा को, B पर भी काट रहा है, D पर भी काट रहा है, तो और E पर भी काट रहा है, इसलिए साम्य बिंदु नहीं है। C एक ऐसा बिंदु है जहां तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है, तो C बिंदु इस दृष्टि से या इस शर्त से साम्य बिंदु कहलाएगा। दूसरी शर्त थी कि तटस्थ वक्र और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर हो। अब ढाल देखने के लिए आप देखते हो, किसी भी रेखा पर ढाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि उस बिंदु पर लंबाई बटा आधार करके आप ढाल निकाल सकते हो। इससे पहले जब मैंने कीमत रेखा बनाई थी, वापस एक बार ध्यान दीजिए आप, कीमत रेखा जहां OX अक्ष पर X की मात्रा को मापा गया था और OY अक्ष पर Y की मात्रा को मापा गया था, और यहाँ पर 4 इकाइयां वो Y की ले सकता था अपने 20 रुपए इनकम होने पर, क्योंकि 5 रुपए प्रति इकाई Y की कीमत थी, 20 रुपए उसकी आय थी, तो वह मैक्सिमम 4 इकाइयां Y की ले सकता है। तो ये
एम, मैंने यहाँ नाम दिया था एम, और यहाँ एन, यहाँ पर वो 20 मात्रा, यदि वह वाई की एक भी मात्रा नहीं ले रहा तो पूरी अपनी आय एक्स पर खर्च करके, और एक्स की कीमत 1 रुपए प्रति इकाई है, तो वह 20 मात्राएं एक्स की प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हो ये एम एन जो कीमत रेखा है, इस कीमत रेखा का ढाल है लंबाई बटा आधार। लंबाई है यहाँ पर ओ एम, मैंने यहाँ नाम दिया एम, और आधार है ओ एन। तो स्लोप हो जाएगा एम एन कीमत रेखा का स्लोप, स्लोप ऑफ एम एन रेखा इज इक्वल टू ओ एम बाई ओ एन। ये दूरी ओ एम है, ये ओ एन है, तो ओ एम बाई ओ एन। अब ये ओ एम दूरी हमने कैसे निकाली? ये निकाली हमने आय में, उपभोक्ता की इनकम में वाई वस्तु की कीमत का भाग लगा के, क्योंकि 4 वस्तुएं हैं। 4 वस्तुएं कैसे प्राप्त हुई? आय में, यानी 20 रुपए में हमने वाई की कीमत, 5 रुपए जो वाई की कीमत थी, 20 में 5 का भाग लगाया था, तो 4 वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो मैं ओ एम दूरी को आई अपॉन पी वाई भी कर सकती हूँ, तो यहाँ ओ एम की जगह आई बटा पी वाई कर सकती हूँ। इसी तरह से ओ एन दूरी, क्योंकि इसका लंबाई बटा आधार, इसका फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, लंबाई बटा आधार। तो यह लंबाई ओ एम है, आधार है ओ एन, तो आई अपॉन पी वाई डिवाइडेड बाई ओ एन की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ आई में एक्स वस्तु की कीमत का भाग लगाया है, तो आई अपॉन पी एक्स। जब इसे सॉल्व करते हैं तो आई बटा पी वाई इंटू पी एक्स अपॉन आई से आई कैंसिल हो गया, तो इसका स्लोप हो गया पी एक्स अपॉन पी वाई। तो यहाँ कीमत रेखा, चूंकि सरल रेखा के रूप में है, तो इस कीमत रेखा का ढाल हो गया, हमेशा प्राइस जो लाइन है, प्राइस रेखा का ढाल पी एक्स अपॉन पी वाई होगा। एक्स की कीमत में वाई की कीमत का भाग लगाएंगे, वह कीमत रेखा का ढाल होगा। तो दूसरी जो शर्त थी, कि कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल एक दूसरे के बराबर हो। अभी हम चेक करें कि ए बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल, तो एम एन रेखा का ढाल ए बी सी डी ई सब पर पी एक्स अपॉन पी वाई होगा, क्योंकि यदि सरल रेखा के रूप में कोई रेखा चित्र है तो उसके हर बिंदु पर ढाल समान होगा। और यदि वो वक्र के रूप में है, जैसे तटस्थ वक्र ये कर्व के रूप में है, तो उसके हर बिंदु पर ढाल अलग अलग होगा। जिस बिंदु पर हमें ढाल निकालना हो तो वहां से एक स्पर्श रेखा खींच करके हम इसका ढाल निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे कि ए और बी बिंदु पर एट पॉइंट ए और बी पर तटस्थ वक्र का ढाल, तटस्थ वक्र के ढाल को हम कहते हैं एम आर एस एक्स वाई ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन। देख रहे हो कि ए और बी पॉइंट पर एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। यहाँ एम आर एस एक्स वाई जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो कि तटस्थ वक्र के ढाल को बताता है, तथा पी एक्स अपॉन पी वाई कीमत रेखा के ढाल को बताता है। तो ए और बी बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल से अधिक है, जबकि डी और ई बिंदु पर क्या देखते हो कि अगर डी पर तटस्थ वक्र का ढाल मालूम करना हो तो हम इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचने पर लंबाई बटा आधार के द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र का ढाल कम होगा। यहाँ एम आर एस एक्स वाई लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। तो यहाँ पर डी और ई बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल इस कीमत रेखा के ढाल से कम होगा, जबकि सी बिंदु ऐसा है जहाँ पर तीनों शर्तें एक साथ पूरी हो रही हैं। सी बिंदु एक कीमत रेखा के स्पर्श करता हुआ भी है, दूसरा इसका ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर है। वो कैसे कि अगर इस तटस्थ वक्र के सी बिंदु पर ढाल निकालना हो तो हम इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये एम एन रेखा के ओवरलैप हो जाएगी, इसी के ऊपर आएगी। तो इसका ढाल इस तटस्थ वक्र के सी बिंदु पर ढाल मालूम करेंगे, तो स्पर्श रेखा के बाद जो लंबाई ओ एम और आधार है ओ एन, तो वही अगर वैसा निकालेंगे तो इसका भी ढाल जो है पी एक्स अपॉन पी वाई ही प्राप्त होगा। यानी सी बिंदु पर एम आर एस एक्स वाई बराबर पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बराबर है सी बिंदु पर। तो इस शर्त के अनुसार भी सी साम्य बिंदु होगा। तीसरा, साम्य पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर है। तो यहाँ सी बिंदु पर तीनों शर्तें एक साथ पूरी हो रही हैं कि तटस्थ वक्र और कीमत रेखा स्पर्श करता हुआ हो, और तटस्थ वक्र और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर हो, और साम्य पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो। तीनों शर्तें एक साथ पूरी हो रही हैं।
तो सी बिंदु उपभोक्ता के लिए साम्य बिंदु है, जहां पर वह एक्स की इतनी मात्रा OX मात्रा और Y की OY मात्रा प्राप्त करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। तो ये था तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के द्वारा या ऑर्डिनल अप्रोच के द्वारा जो है उपभोक्ता की साम्य स्थिति। अब आप इसके बाद अगर कीमत रेखा उपभोक्ता की आय बदल जाए, वस्तुओं की कीमतें बदल जाए, तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता की साम्य स्थिति है वह साम्य स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, जिसके बारे में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।